यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन जिसके अंदर सबसे पहले हमने बैक्टीरियल सेल डिवीज़न के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बैक्टीरियल सेल में डिवीज़न हो जाता है। तो जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसमें सबसे पहले रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी 1 से 2 वहाँ पे डीएनए उसका जीनोम बन जाता है। उसके बाद किस तरह से रेप्लिकेट होता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके बाद वो जो वहाँ पे 2 जीनोम बनते हैं, जो उसका 2 जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो फिर अपने डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब जो सेकंड 2 पॉइंट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि इस ईयर के एग्ज़ाम्स में आया था, विच इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ करो। पहले हम देखेंगे जनरेशन टाइम क्या होता है। तो सिंपली जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि एक बैक्टीरिया को कितना टाइम लगता है डिवाइड होने में, तो उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। यानी जब हम बैक्टीरिया को बॉडी से निकालते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब बैक्टीरिया न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता है तो कुछ टाइम के बाद वो जो बैक्टीरिया होता है एक पेरेंट सेल से उसके 2 सेल्स बन जाते हैं, यानी कि डिवीज़न होता है। अब इस डिवीज़न में कितना टाइम लगता है, इसी टाइम को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। डिवीज़न में कितना टाइम लगता है उसी को हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब ये जो जनरेशन टाइम होता है ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वैरी करता रहता है। जैसे कि जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनका जो जनरेशन टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 12 to 15 मिनट्स होता है। 12 to 15 मिनट्स इनका जनरेशन टाइम होता है। लेकिन अगर हम रेंज के हिसाब से देखेंगे तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो जनरेशन टाइम होता है ये होता है 12 मिनट्स टू 24 आवर्स। यानी कि रेंज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इन बैक्टीरिया को जो है जनरेशन टाइम यानी कि पॉपुलेशन को डबल करने में 12 मिनट्स टू 24 आवर्स लग जाते हैं। तो इतने टाइम में ये बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ करो होता क्या है। अब बैक्टीरियल ग्रोथ करो जो होता है इसको हम कुछ स्टेजेस के अंदर पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है इसको हम बोलते हैं लैग फेज़, LAG लैग फेज़ इसको बोला जाता है। सेकंड जो इसके अंदर स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं लॉग फेज़। लॉग फेज़ इसका और एक नाम है विच इज़ लॉग एर्दमिक फेज़। लॉग एर्दमिक फेज़ इसका और एक नाम है विच इज़ एक्सपोनेंशियल फेज़। एक्सपोनेंशियल फेज़। तो ये सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ इज़ लैग फेज़, सेकंड फेज़ इज़ द लॉग फेज़ एंड थर्ड फेज़ जो होता है ये होता है स्टेशनरी फेज़। सो दिस इज़ द स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़। और लास्ट जो इसका फोर्थ फेज़ होता है वो होता है इसका डेक्लाइन फेज़। डेक्लाइन फेज़। तो बैक्टीरिया के जो है ये 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है लैग फेज़, सेकंड फेज़ होता है लॉग फेज़ जिसको हम लॉग एर्दमिक फेज़ भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोला जाता है। और एक फ़ेज़ होता है स्टेशनरी फेज़ और लास्ट का फ़ेज़ होता है डेक्लाइन फेज़। तो ये फेजेस को पढ़ेंगे हम कि क्या होता है इन फेजेस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि असल में फेजेस का मतलब क्या होता है। सिंपली हमारे पास एक पेशेंट है, तो ये कोई पेशेंट हमारे पास है। इस पेशेंट के बॉडी के अंदर जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई माइक्रोब आ गया है, तो ये माइक्रोब इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। किसी फ्लूइड में ये हो सकता है, जैसे ब्लड के अंदर हो सकता है, सलाइवा में हो सकता है, यूरिन के अंदर हो सकता है, CSF के अंदर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे इस पर्सन के ब्लड के अंदर जो है इन्फेक्शन प्रेजेंट है, यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस पेशेंट के बॉडी से जो हम इस ब्लड सैंपल को निकालेंगे तो ये हमने ब्लड सैंपल निकाला, इस ब्लड सैंपल के अंदर ही अब ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ये इसका बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, हमने पेशेंट के बॉडी से सैंपल को निकाला, तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसको हमें बाहर लैब के अंदर ग्रो कराना है, ताकि हम देखें ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजी है किस टाइप की मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लैब के अंदर ग्रो कराते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एक इंसान के बॉडी से इस बैक्टीरिया को बाहर निकाला। अब ये जो बैक्टीरिया है बाहर जो है मर भी सकता है, क्योंकि अभी तक ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था। इस पर्सन के बॉडी में इसको हर टाइप का न्यूट्रिशन मिल जाता था,
न्यूट्रिशन है, इसको हर एक टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर भी यहाँ पे मिल जाता था। लेकिन अब हमने इसको बॉडी से बाहर निकाला। अब जो है चूँकि बाहर प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे अब मर सकता है। तो अब ये बैक्टीरिया को अगर हमें ज़िंदा रखना है, क्योंकि तब जाके जनरेशन टाइम को बढ़ाएगा, तब जाके अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक प्लेट लेते हैं जिसको पेट्री प्लेट बोला जाता है। ये गिलास की बनी होती हैं पेट्री प्लेट्स। अब हम क्या करेंगे, इस पेट्री प्लेट के अंदर हम ऑलरेडी जो है पहले से ही न्यूट्रेंट्स को डाल देंगे। तो ये हमने इसके अंदर न्यूट्रेंट्स डाल दिए, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो इसको न्यूट्रेंट्स की नीड होती है, तो हमने पहले से ही इसके अंदर न्यूट्रेंट्स डाल दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को अब हम इस सैंपल के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया को हमने न्यूट्रेंट्स यहाँ पे दिए, तो बैक्टीरिया को इसके ऊपर हमने डाल दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसको अब टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट था तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। हमने इसको बाहर निकाला तो बाहर भी इसको यही टेम्परेचर चाहिए, विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए हम इस प्लेट को क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर छोड़ते हैं जिसको हम इनक्यूबेटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इनक्यूबेटर बोला जाता है, और इसमें हम टेम्परेचर को सेट करते हैं विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो बैक्टीरिया को न्यूट्रेंट भी यहाँ पे मिल जाते हैं, बैक्टीरिया को हमने टेम्परेचर भी यहाँ पे सेट कर दिया विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है धीरे से अब क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि न्यूट्रेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ ग्रो है, इसमें चूँकि हमने ये 4 फेजेस पढ़े, इसका मतलब होता है जैसे हमने बैक्टीरिया यहाँ पेशेंट से सैंपल निकाला, हमने इनक्यूबेटर के अंदर इसको छोड़ा। अब इनक्यूबेटर में इस बैक्टीरिया सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, वही हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम एक ग्राफ की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे होगा टाइम, कितना टाइम लगेगा बैक्टीरिया को ग्रो होने में, और यहाँ पे हम लिखेंगे इस साइड में नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल्स या नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया हम लिखेंगे इस साइड में। तो एग्ज़ाम में भी ये ग्राफ बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमने एक ग्राफ बनाए। इस ग्राफ को चूँकि यहाँ पे हमने देखे 4 फेजेस हैं, तो इस बैक्टीरिया को हम अब क्या करेंगे, इसको हम 4 फेजेस में अब कट करेंगे। तो जैसे कि ये इसका एक, यहाँ पे हम एक लाइन डालेंगे, ये सेकंड लाइन। तो इस तरह से हमने इसको 4 लाइन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ, विच मीन्स लैग फेज, दिस इज़ द लॉग फेज, दिस वन इज़ द स्टेशनरी एंड दिस वन इज़ द डेक्लाइन फेज। तो 4 फेजेस इसमें होते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये जो लाइनिंग है आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, तो क्योंकि एक इमेजनरी लाइन है, ऐसी लाइन हम नहीं देते हैं, तो समझाने के लिए मैंने ये लाइनिंग दी। अब देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि इस मीडिया के अंदर हमने बैक्टीरिया डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये यहाँ से इन न्यूट्रेंट्स को कंज्यूम करेगा, न्यूट्रेंट्स को खाएगा, यानी कि ये फर्स्ट फेज़ होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट फेज़ होता है, इस फेज़ को हम बोलते हैं लैग फेज़। लैग फेज़, इस लैग फेज़ में आप देखोगे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यानी कि यहाँ पे हमने बैक्टीरिया डाल दिया, ये बैक्टीरिया खुद को डिवाइड नहीं करता है, यानी लैग फेज़ में बैक्टीरिया का डिवीजन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है इसमें, ये जो ये वाला फेज़ होता है, इसमें बैक्टीरिया इस प्लेट के अंदर जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको कंज्यूम करता है, उन न्यूट्रेंट्स को वो खा लेता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बैक्टीरिया का खाली काम क्या होता है, इसके जो हमारा पेट्री प्लेट है इसके अंदर जो न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट है उनको खा लेना, उनको कंज्यूम करना, ये इसका काम होता है। यानी लैग फेज़ के अंदर बैक्टीरिया का डिवीजन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, इस लैग फेज़ में बैक्टीरिया का जो वॉल्यूम होता है, सेल वॉल्यूम, तो जो सेल वॉल्यूम होता है या जो सेल मास होता है वो बढ़ जाता है, यानी बैक्टीरिया का जो सेल मास है, यानी इसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है क्यों है, क्योंकि ये बैक्टीरिया यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूट्रेंट्स को कंज्यूम करता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, अगर पहले ये सेल इतनी बड़ी थी, अब चूँकि इसने न्यूट्रेंट्स को कंज्यूम कर लिया, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम और मास के हिसाब से जो सेल है काफ़ी बढ़ जाती है। ये सारा कुछ होता है लैग फेज़ के अंदर। अब एक तो इसका ये काम था, दूसरा इसका क्या काम था, दूसरा इसका ये काम है, क्योंकि लैग फेज़ के बाद जो बैक्टीरिया होता है इसको डिवाइड होना है। अब जब इसको डिवाइड होना है तो ये क्या कर लेता है, डिवीजन के लिए इसको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, इसको कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, वो सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी इसी फेज़ के अंदर बन जाते हैं, यानी विच इज़ लैग फेज़।
तो ये सारा कुछ जो है इसी फेज़ के अंदर बन जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं लैग फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें बैक्टीरिया खुद को रेडी कर लेता है डिवीजन के लिए। तो इसमें डिवीजन नहीं होता है, इसमें खाली जो सेल का मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये होता है हमारा लैग फेज़। उसके बाद जब बैक्टीरिया जो है इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे मास भी काफ़ी बढ़ गया, अब टाइम आ चुका है कि इसको डिवाइड होना है, 1 से 2 सेल्स यहाँ पे बन जाने हैं डॉटर सेल्स में। तो उसके बाद ये जो फेज़ होता है ये इन 4 फेज़ में सबसे बड़ा फेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉग फेज़। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब इस तरह से ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ, तो इस फेज़ को हम बोलेंगे लॉग फेज़ या एर्दमिक फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़ उसको बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, अभी तक हमने देखा बैक्टीरिया यहाँ पे जितना था वो यहाँ पे भी उतना ही था, यानी कि अगर हमने यहाँ पे एक सेल डाला यहाँ तक भी वही एक सेल प्रेजेंट था, तो कोई डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ करो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब इस वाले फेज़ में बैक्टीरिया कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाता है। 1 से 2 सेल, 2 से 3, 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से इस वाले फेज़ में कंटिन्यूसली डिवीजन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमने ग्राफ ऊपर की तरह बनाया है। ठीक है, इस फेज़ में हमने देखा था कि डिवीजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस फेज़ में कंटिन्यूसली डिवीजन होता है। तो लॉग फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, इनका डिवीजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया डिवाइड तो हो जाते हैं, उसके बाद और एक ये फेज़ आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेज़ आता है। इसमें भी ये जो ग्राफ की लाइनिंग है बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जाती है। तो इस वाले फेज़ को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी का मतलब ही होता है ठहराव, तो ये स्टेशनरी फेज़ है, यानी इसको हम ठहराव बोलते हैं, ठहराव का फेज़ है ये। अब इसका क्या मतलब है, जैसी बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाता है कि इस वाली पॉइंट पे आता है, तो काफ़ी यहाँ पे हमने देखा काफ़ी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, इनका रिप्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये जो फेज़ है इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो जाती है। तो इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया, यानी कि ये जो फेज़ होता है स्टेशनरी फेज़, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डेट रिप्रोडक्शन रेट इज़ इक्वल टू डेथ रेट, इज़ इक्वल टू डेथ रेट। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है ये जो फेज़ है इसमें जितने सेल्स बन रहे हैं उतने सेल्स मर भी रहे हैं। यानी इस फेज़ में अगर 5 नए सेल्स बन रहे हैं तो 5 सेल्स की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। अब अभी तक तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, रेप्लिकेशन हो रहा था, तो इस वाले फेज़ में इनकी डेथ क्यों हो जाती है। देखिए, हमने कहा था कि इस प्लेट के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, तो इसमें हमने कुछ अमाउंट डाला था न्यूट्रिएंट्स का, उस अमाउंट को बैक्टीरिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ था, कुछ बैक्टीरिया ने उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लिया, उनको कंज्यूम कर लिया। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। उस टाइम पे क्या हो सकता है, उस टाइम पे जब न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगेंगे, अब जिस सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था वो ग्रो करेगा, अब जिसके पास नहीं प्रेजेंट था उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सिमिलर लाइन मैंने आगे इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है जितने नए सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं उतने कुछ सेल्स मर भी रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल आगे की तरफ जा रहा है, स्टेशनरी फेज़ में जाता है। इसको हम स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन, हमने पढ़ा था, तो यानी कि जब बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता है तब जाके वो खुद को स्पोर के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसको हमने स्पोरुलेशन बोला था। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इन फेजेस में किस फेज़ के अंदर स्पोरुलेशन हो सकता है, तो वो स्पोरुलेशन इसी स्टेशनरी फेज़ के अंदर हो सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब जो बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस कर सकता है वो इसी फेज़ में स्पोर को प्रोड्यूस कर लेता है, स्पोर को बना लेता है। तो ये तो 3 फेजेस हुए। अब यहाँ पे जो लास्ट फेज़ है डेक्लाइन फेज़, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्राफ है अब नीचे की तरफ जाता है, इस तरफ ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ता है। इस फेज़ को हम डेक्लाइन फेज़ बोलते हैं, या इसको हम डेथ फेज़ भी बोलते हैं। तो ये डेक्लाइन फेज़ है या ये डेथ फेज़ है। अब यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, अब उन बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया थे सबकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। बैक्टीरिया की डेथ क्यों हो जाती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 रीज़न हो सकते हैं बैक्टीरिया की डेथ होने की, यहाँ पे 2 रीज़न हो सकते हैं। कौन कौन सा रीज़न हो सकता है, एक रीज़न ये हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हमने देखा स्टेशनरी फेज़ में कुछ बैक्टीरिया की डेथ हुई थी, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया पहले से मर गए थे। अब बैक्टीरिया जो यहाँ पे मर गए थे वो बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं कुछ एंजाइम्स को, जिनको लाइटिक एंजाइम बोला जाता है।
लाइटिक एंजाइम, यानी जो बैक्टीरिया मर जाते हैं वो बैक्टीरिया लाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइटिक एंजाइम काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब जो बाकी बैक्टीरिया यहाँ पे बचे हुए बैक्टीरिया हैं, तो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट किस वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। एक तो ये रीज़न है कि जो बैक्टीरिया मर जाते हैं वो लाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो बचे बैक्टीरिया उनकी डेथ होती है। सेकंड यहाँ पे रीज़न क्या है, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे कुछ अमाउंट में हमने न्यूट्रिशन डाला था, तो एक टाइम आएगा वो जो न्यूट्रिशन है वो डिप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो न्यूट्रिशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे न्यूट्रिशन ख़त्म होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इसमें जितने भी बैक्टीरिया वो सारे अब मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गया, दूसरा यहाँ पे न्यूट्रिशन भी डिप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया, अब सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, इसलिए इस फेज़ को हम नीचे की तरफ हमने शो किया, जिसको हम डेक्लाइन फेज़ बोलते हैं। तो यही होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, जिसके अंदर हम ये 4 फेजेस पढ़ते हैं। फिर से इसको हम रिपीट करेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ और न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था पहले बैक्टीरियल सेल डिवीजन किस तरह से होता है, एक सेल से 2 सेल्स किस तरह से बनते हैं। जनरेशन टाइम हमने देखा कि एक बैक्टीरिया को कितना टाइम लगता है 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए, उसी को हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को 12 to 15 मिनट्स लगते हैं, और रेंज यानी कि जो ओवरऑल सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो 12 मिनट to 24 आवर्स इनको लग जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बैक्टीरियल ग्रोथ करो, यानी अगर हम एक इंसान की बॉडी से बैक्टीरिया को निकालेंगे तो किस तरह से वो खुद को डिवाइड करता है। हमने कहा कि 4 फेज इसके अंदर होते हैं, लैग फेज़, लॉग फेज़ जिसको हम लॉग एरिथमिक फेज़, एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं, स्टेशनरी फेज़, एंड द लास्ट वन इज़ द डेक्लाइन फेज़। अब यहाँ पे हमने ग्राफ की हेल्प से इसको शो किया। यहाँ पे हमने देखा जैसे हमने पेशेंट के बॉडी से सैंपल निकाला जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, इस प्लेट के नीचे ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हमने बैक्टीरिया इसके ऊपर डाल दी, इसको एक इंक्यूबेटर के अंदर हमने छोड़ दिया 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर। बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करता है। ग्रोथ किस तरह से हो जाता है वो हमने यहाँ पे देखा। 4 फेजेस के अंदर ये ग्रो करता है। सबसे पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट फेज़, जिसको लैग फेज़ हम बोलते हैं। यहाँ पे हमने बैक्टीरिया छोड़ा, बैक्टीरिया क्या करेगा, इस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेगा और अपना वॉल्यूम को बढ़ाएगा, यानी कि अपनी वेट को ये बढ़ाता है, यहाँ पे इसका वेट बढ़ जाता है। उसके बाद वेट तो इस वाले फेज़ में, लैग फेज़ के अंदर इसका सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरा जो इसको प्रोटीन्स और एंजाइम चाहे रेप्लिकेशन के लिए वो यहाँ पे वो रेडी कर लेता है इस वाले फेज़ के अंदर। उसके बाद जब यहाँ पे ये बैक्टीरिया आता है तो इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बड़ा इस सेल यहाँ पे होती है। उसके बाद इस सेल में कंटिन्यूसली यहाँ पे हो जाता है रेप्लिकेशन, यानी कि डिवीजन होता है। 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसी तरह से काफ़ी सारे सेल्स इस वाले फेज़ में बनते हैं, जिसको हम लॉग फेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स बनते हैं। लेकिन फिर एक और स्टेज आता है जिसको हम स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। ये ऐसा फेज़ होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन रेट जो है वो डेथ रेट के बराबर होता है। इसका मतलब इस वाले फेज़ में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, थोड़ा सा ही कमी हो जाता है, जिसमें जितने बैक्टीरिया यहाँ पे नए बनते हैं उतने पुराने बैक्टीरिया भी वहाँ पे मर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक सिमिलर लाइन हमने शो की। और जो बैक्टीरिया सुपोर को प्रोड्यूस करते हैं, सुपोरुलेशन को बनाते हैं, वो इसी फेज़ के अंदर अपने सुपोरुलेशन को भी बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है डेक्लाइन फेज़, जिसमें बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। डेथ के 2 रीज़न मैंने कहा, एक जो पुराने बैक्टीरियाज होते हैं वो लाइटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं नए बैक्टीरिया के लिए, जिसकी वजह से वो मर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की डिप्लीशन होता है, न्यूट्रिशन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट इसी प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो जो नए बैक्टीरिया हैं वो फिर से ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए इस वाले फेज़ में सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। इतना हमें याद रखना है, ये बैक्टीरिया मर तो जाते हैं लेकिन ये इसी प्लेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेथ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, बैक्टीरियल ग्रोथ करो। अगर किसी को इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रहा है, समझ नहीं आया, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई फिर करूँगा अपने टाइम के ऊपर। थैंक यू।